नमस्कार। आज फिर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपने प्रोफाइल से ही कर रही हूँ, पेज से नहीं। हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम लोग आज मन्नू भंडारी जी का जन्मदिन मनाते हुए उनकी एक कहानी मैं पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है अकेली। यह कहानी उनकी संपूर्ण कहानियाँ जो राधा कृष्ण प्रकाशन से छपी है उससे मैं पढ़ रही हूँ। और जब मैं ये कहानी पढ़ूंगी तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बारी मैं कहूँगी कि इसके एक एक शब्द और एक एक भाव पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है, या आप लोग इसलिए भी ध्यान दें क्योंकि एक कहानी आज से लगभग 50 साल पहले या उससे भी कुछ ज़्यादा साल पहले लिखी गई है। करीब 55 साल के आसपास पहले लिखी गई होगी ये कहानी, आज की नहीं है। और रति जी नमस्कार। ये कहानी तब मतलब 50-55 साल जब पहले लिखी गई है, और उस समय एक अकेली औरत या कैसे जिंदगियां कैसे बसर करती थी कस्बों में। देहात तो नहीं है, ये कस्बा है, छोटा सा शहर है। हो सकता है कि ये मथुरा वथुरा आगरा वगैरह जैसा भी शहर हो, या भानपुरा हो जहाँ की मन्नू भंडारी जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो छोटा सा शहर है ये, उसकी ये कहानी है। और उस शहर में शहरीपन, और आज का सा शहरीपन तो खैर उन दिनों दिल्ली और बम्बई में भी नहीं होता था, तो छोटे शहरों की बात क्या करें। तो और ये वो समय भी नहीं था जबकि लोगों के पास सोशल मीडिया हो। तो आज हम इस कहानी को सोशल मीडिया के ज़माने में इतनी दूर बैठी मैं आप लोगों से जब बात कर रही हूँ, मुखातिब हूँ, और सबको नमस्कार भी, हेलो हाय भी चल रहा है साथ ही साथ में। तो ये कहानी, उस समय की इस कहानी को पढ़ना और उस समय को जानना। और मेरा एक सवाल है कि सोमा बुआ जिनके बारे में एक कहानी है, आज सोमा बुआओं की छोटे शहरों में, गाँव में, देहातों में आज सोमा बुआओं की ज़िंदगी कठिन है, या आज सोमा बुआओं की ज़िंदगी उसकी तुलना में, उस सोमा बुआ के तुलना में आसान है। ये आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी अपने व्यूज़ बताऊंगी। तो देखते रहिएगा कि इसमें आने का प्रयोग है, जैसे एक आने का रंग ले आई सोमा बुआ। तो 1957 में हम लोगों ने डेसिमल प्रणाली लागू हो गया था, भारत में आ गया था। 1 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का सिक्का आया था, 2 पैसे का भी सिक्का था। लेकिन मुझे जहाँ तक खुद याद है 1964-65 तक, मैंने 1964 तक तो मुझे पक्का याद है कि 6 पैसे 1 आने का हम लोगों ने, मैंने सामान खरीदा है, और 3 पैसे यानी आधे आने का भी कुछ सामान खरीदा है। उस समय अधन्नी और 1 आने वाले सिक्के नहीं थे। 5 पैसा और 1 पैसा जोड़ करके हम लोग 1 आना, और 2 पैसा और 1 पैसा जोड़ करके हम लोग आधा आना बनाते थे। तो 3 पैसा और 6 पैसे का सामान तो मैंने खुद, चाट या कोई टॉफ़ी, और ख़ासतौर से पेरीज वाली जो टॉफ़ी थी वो 5 पैसे की 2 मिल जाया करती थी, और नहीं तो 1 लो तो 3 पैसे देने पड़ते थे, आधा आना देना पड़ता था। तो इस तरह का समय था वो। तो ये मतलब मैं इस कहानी को मैं पढ़ रही हूँ। हाँ वंदना, बहुत ही मार्मिक कहानी है। माला जी नमस्ते, आप आ गई हैं। और भी बहुत लोग हैं, पुरुषोत्तम जी नमस्कार। तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। 5 का सिक्का 1960 में, 1957 में ही आ गया था रति जी। तो 1957 में ही गया था, लेकिन हम लोगों ने, मुझे याद है कि 1964 तक तो मुझे पक्का याद है, क्योंकि मैं पहली कक्षा में पढ़ रही थी। तो हम लोग इस तरह की चीज़ें खरीदते थे, और उसी समय पहली बार मैंने पैसे का प्रयोग भी इस तरह करना सीखा था, लेन देन खरीद वगैरह में। उससे पहले बड़े लोग ही जाके खरीद लेते थे। तो पहली बार एजेंसी आई थी अपने हाथ में, ये वो आया था कि पैसे हों और आप कुछ खरीदें तो वो चीज़ें भूलती नहीं जब आप पहले अपने आप खरीद रहे होते हैं चीज़ों को। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है। देख लीजिएगा एक एक शब्द को, और ये देख लीजिएगा कि है भी या नहीं। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। हाँ, सच में अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज के तीर्थवासी हुए, और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं
जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रसता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूं हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता, टोका टाकी करते रहते थे। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह तो कभी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दें जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग में 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या हो गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे एक दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हूं। आज सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है और पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में और शरीर के और अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं तो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि पैसे का ही गरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता दे, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताए, या फिर कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। सुना तुमने? बन्ना बन्नी गा रही थी वो। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। बन्ने तेरी अखियां सुरमेदानी, अरे ऐसा ऐसा करके गा रही थी। मैं क्या कहूं तुम्हें। मुंडन और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश खुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगे, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत भी पूरी ना हो। उसी समय खोया मंगाकर नए गुलाब जामुन उतारे। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद दौड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम ना आवेंगे तो कोई बाहर से आएगा। ये तो आजकल इनका रोटी पाने का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सुबह सवेरे ही आ जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूं तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहां से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूं घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी मां से कम नहीं समझते। कहने लगे, जरा सुनो क्या कहती है। कहने लगे तो जबरदस्ती दूसरों के घर में जाकर टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी बाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही होकर चुकी थी। याद आते ही फिर आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन दुखता है
कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी 2 मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। तो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्तेदारों वालों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ के बैठ जाऊं तो कैसे चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रहो, सो तो इनसे होता नहीं। सारा करम धर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। उस पर अगर कहीं आओ जाऊं वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट के रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए, और मैं क्या मान करके बैठ जाती। और फिर घर वालों का कैसा बुलावा, मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं, अपना सारी भट्टी और सारा भंडार मुझे दे दिया था। अरे चाबी मुझे दे दी उनने कल। अब बताओ मैं कैसे ना जाती भला वहां। अरे कोई प्रेम ना रखे तो 10 बार बुलावे और नहीं जाऊं, प्रेम रखे तो बिना बुलावे भी सिर के बल चली जाऊं। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर में काम होता तो मैं क्या बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख के मन भरमाती रहती हूँ। आज हरखू नहीं है, इसीलिए दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और फिर वे हिचकियाँ लेकर रोने लगी। कुछ नहीं समझती, अपने तो चले जाएंगे 2 दिन बाद। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून के लाती हूँ, खाकर बताना तो कैसा है। और एक पापड़ लेकर वह ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह करेंगे। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध है ही नहीं, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस पहुंची, पर वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाके वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले जो ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा कि नहीं। देवर जी को मरे 25 साल हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध भी नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हो गई हूं। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे ना रहे पर रिश्ता थोड़ी ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। है बुआ, आप सुनते रहिए। घर की बहू बड़ी बोली। जो बड़ी बहू है वो हरखू की बीबी नहीं है, क्योंकि वो बुआ बोल रही है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूं। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा जाने आजकल फैशन के में पुराने संबंधियों को न बुलाते हो। और बुआ बिना 2 पल रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर सीधे जाकर राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है नए फैशन की लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सोबे पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा ना लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का तो समय रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा, जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी का सामान?
मैं तो कुछ भी ना समझू रही, जो कुछ पास है तुझे ला कर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले के कितने रुपए हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे उतरी, डगमगाते कदमों से। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसमें उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डबिया निकाली, उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी और एक अंगूठी थी, छोटी सी अंगूठी। बुआ का अनुमान था रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर पे इतने से रुपयों में तो बिंदी भी ना लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर पड़ गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय में भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे कौन कमाने वाला बैठा है। उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जावे है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा हाथ भी तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 वर्ष हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो ना जाऊं तो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर भी ना जाऊंगी, तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर धर दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर के टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन लूं। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक लिया, कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गईं और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों पर साड़ी का आंचल ढके ढके ही फिरी, ढक के रखा, के देख ना ले। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे दे करके उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी, उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाली बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मान दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी, बुलावा कब का है। अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, एन मौकों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मान लगा के सुखा दिया।
फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बिना हुआ क्रोशिये का छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल, थोड़े से बताशे सजाए और फिर राधा को जाकर दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी, यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता। 3 बजे ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई है। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अभरक छिड़का हुआ था। आप लोगों ने देखी ना, अभरक छिड़क करके साड़ियां सुखाते थे, फिर उसमें चमचम झिलमिल होती थी। अभरक के बिखरे हुए कण रह रह कर धूप में चमक उठते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक जाता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 बज गए। एकाएक जैसे नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए कहा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे राधा, खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या बनाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर उसकी अच्छी तरह से तह लगाया, धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन के साथ, साड़ी, ब्लाउज का कपड़ा, सिंदूरदान, नारियल इधर, बताशा इधर, सब चीज़ें जतन के साथ रखा और संदूक बंद कर दिया। बड़े बुझे दिल से बुआ ने फिर चूल्हा जलाया। तो यह है कहानी अकेली। पति सन्यासी हुए, परित्यक्ता तो ना थी। आते थे, 1 महीना रहते थे। आहा गीता और उस पे भी 2 बोल नहीं बोलते थे मीठे। कहाँ ढूंढती बुआ उस अकेलेपन का इलाज? क्या करती बुआ? एक औरत अपने होने का परिचय किससे देती है? अपने काम से और अपनी जुबान से। जुबान तड़ तड़ और हाथ और काम एकदम साथ साथ। और कहीं काम आ जाए, कहीं कोई बोल दे कि बुआ तुम आ गई तो ये काम हो गया, बस जीवन सफल। इतने में ही जीवन सफल हो गया। अनुमान लगाया मैंने कि उस समय उनकी उम्र होगी 56-57 साल। 16 साल की आयु में बच्चा पैदा हो गया होगा। 20 साल लड़के को मरे हुए गए। जवान लड़का था तो
तो 15, 16, 17 साल का होगा, 50, 52 की होंगी, लेकिन वो तो बुढ़िया हो जाती थी उस समय। और उस बुढ़िया को भी गालियां सुनती हैं घरों में औरतें, फिर भी लगी रहती हैं सिर्फ इसलिए कि कोई एक मीठा बोल बोल दे, कोई एक मीठी सी बात कह दे। इतनी ही तो कहानी है। और उस अकेलेपन में ही शायद कोई बाद में मर्द नाम से और औरतें काम से याद की जाती हैं। अरे वो होती तो उनको ये सब बनाना आता था, ये बता देती, वो बता देती। और मर्दों का तो नाम चलता है, हम लोगों का तो काम चलता है ना। तो बेचारी बुआ अपने अकेलेपन को काम से ही तो काटेंगी। जहाँ कहीं मौका लग जाए वहाँ काम करके अपना कर लेंगी, यश ले लेंगी। यही जिंदगी रहती है। मनु भंडारी की कहानियाँ बहुत ही मामूली, मतलब बहुत सारा कोई आडंबर नहीं करती हैं, कोई बहुत कला का वो नहीं रचती वो, लेकिन बहुत ही साधारण ढंग से चलते चलते हम उस समय को भी देख लेते हैं कि ये करीब 60 के आसपास की कहानी हुई है। 1960 के आसपास की कहानी लिखी गई होगी। इसमें बहुत गलत होता है इन सब संकलनों में, जब लिखा गया या जब छपा तो उसका डेट डाल देने से बड़ी सहूलियत हो जाती है, पता चल जाता है। और उस समय का जीवन कैसा था। और मैंने लिखा है कि आप देखिए कि आज की जो सोमा बुआएं हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। मुझे लगता है ज़्यादा कठिन, क्योंकि अब घर के दरवाजे यूं नहीं खुले रहते दूसरों के लिए कि कोई किशोरी लाल के घर चला जाए और पट्टी पे बैठ जाए। अब ऐसा समय नहीं है, और कठिन समय है ये, सचमुच और कठिन है। क्योंकि अगर पढ़ना लिखना आए भी तो कितना समय पढ़ने लिखने में कटे, फेसबुक व्हाट्सएप में कितना समय कटे। अगर व्हाट्सएप और फेसबुक ना आता हो, कस्बा है और वहाँ पर इंटरनेट ही ना हो और लोगों को चलाना ही ना होता हो स्मार्टफोन, तो मुश्किल से तो टो करके नंबर दे करके ऐसे हेलो हेलो करके बात करती हैं औरतें। ऐसे सुनाई नहीं पड़ रहा है, अरे जरा जोर से बोलो। खुद जोर से इतना बोलेंगी कि मोहल्ले वाले को सुनाई पड़ जाए। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप धीरे से नहीं बताएंगी, चिल्ला चिल्ला के बताएंगी। तो इस तरह की जिंदगी कितनी माने। हाँ, बूढ़ी काकी भी याद आती है गीता, बूढ़ी काकी भी याद आती है सचमुच में, वो भी किसी दिन पढ़ूंगी मैं। तो इन कहानियों को पढ़ करके हम उस समय को भी देखते हैं, चरित्रों को भी देखते हैं, और मनुष्य के जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो मनुष्य के अंतरात्मा को भी देख पाते हैं। पूरा एक मनुष्य उभरता है इन कहानियों में। हम लोगों ने वो वाली कहानी भी सुनी थी, यही सच है। और आज मैंने मनु जी की दूसरी कहानी भी सुनाई। अब हम और भी एक कहानी, मनु जी की नहीं तो किसी और की कहानी अगले सप्ताह सुनेंगे। मैंने जब आज एक छोटा सा नोट लिख करके इसको शेयर किया है, आज अपने लाइव को किया है, तो उस नोट पे मैंने पूछा है, कुछ कहा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर उस पर कुछ बात हो तो हम लोग कुछ विमर्श भी करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ समझेंगे भी। नमस्कार। हाँ गीता, दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क है।